नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रगति पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रगति आयुर्वेदा के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाली हूँ एक ऐसे कॉमन टॉपिक पर जिसने हर दूसरे इंसान को इफ़ेक्ट कर रखा है, यानी ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें कंफर्ट तो बहुत सारा दिया है, लेकिन साथ ही में हमें दिया है ओबेसिटी जैसे बहुत ही बड़े हेल्थ इशू को भी। आयुर्वेद कहता है कि मोटापा सिर्फ एक बॉडी का इशू नहीं है, बल्कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस का नतीजा है। तो चलिए आज समझते हैं ओबेसिटी का आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है और उसकी मॉडर्न थोड़ी सी पैथोजेनेसिस के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल आयुर्वेदिक टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो आपकी वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। साथ ही में लास्ट में मैं एक ड्रिंक के बारे में भी बताऊंगी आप लोगों से, जो कि आप लोगों के वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होगी। सबसे पहले तो बात करेंगे कि ओबेसिटी क्या है। ओबेसिटी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि बॉडी में एक्सेस फैट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, और इस हद तक एक्यूमुलेशन होता है कि वो एक इंडिविजुअल की हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अब क्या पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं ओबेसिटी होने के? तो पॉजिटिव फैक्टर्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड पैथोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो टेम्परेली ऑब्जर्व्ड होते हैं, यानी बॉडी में जब फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तब ओबेसिटी देखने को मिल सकती है, जैसे प्यूबर्टी की एज में या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे एक वुमेन जो होती है वो वेट गेन करती है, तो ये फिजियोलॉजिकल है, उसके अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं डेवलप हुई है। सेकेंड जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो है पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल को हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोजेनस, एंडोजेनस एंड इडियोपैथिक। एक्सोजेनस का मतलब होता है जब हम एक्सेसिव फूड इनटेक करते हैं और या फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो, इसकी वजह से जब हमें वेट गेन हो तब उस ओबेसिटी को हम एक्सोजेनस में मतलब कंक्लूड करते हैं। और जो सेकेंड है वो है एंडोजेनस। एंडोजेनस में क्या होता है कि अगर हमें कोई एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स हैं, मींस हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को वेट गेन होता है, पीसीओएस के पेशेंट में भी वेट गेन देखा जाता है, तो ये सब जो है वो एंडोजेनस फैक्टर्स में आता है। इडियोपैथिक का मतलब होता है जब हमें कोई नोन कॉज ना पता चले एग्जैक्ट, तब वो सारा ओबेसिटी जो है वो इडियोपैथिक में आता है। अब हम बात करेंगे ओबेसिटी की पैथोजेनेसिस के बारे में। तो पैथोजेनेसिस जानने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक नॉर्मल प्रोसेस जो है उसके बारे में बताना चाहूँगी। नॉर्मली क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं लिपिड के हमारी बॉडी में। जब हम फूड इनटेक करते हैं तो उसके बाद क्या होता है उस फूड का, एक तो फर्स्ट स्टेप होता है लिपिड डिपोजिशन, ठीक है, सेकेंड होता है लिपिड मोबिलाइजेशन एंड थर्ड होता है लिपिड यूटिलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो हम फूड को किसी भी फॉर्म में लें, चाहे वो हम प्रोटीन लें, कार्बोहाइड्रेट लें, किसी भी फॉर्म में फूड को अगर हम इनटेक करते हैं तो वो फूड क्या होता है, उस पर जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो वो फैट यानी ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में एडिपोज टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाता है। और जब हम फास्टिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या लो कार्ब डाइट लेते हैं तो क्या होता है, वही स्टोर्ड फैट जो है वो मतलब ब्रेक डाउन होती है, किस फॉर्म में, फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में, वो यानी टूटती है, टूट के वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ पे जाती है, लीवर, मसल्स एंड हार्ट में। वहाँ पे जब ये जाती है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू तो वहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है इसका, लिपिड का, यानी बर्न होती है। क्यों बर्न होती है, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब इन्हीं नॉर्मल प्रोसेस जो 3 स्टेप मैंने आपको बताए, लिपिड डिपोजिशन, लिपिड मोबिलाइजेशन एंड लिपिड यूटिलाइजेशन, इन्हीं 3 स्टेप्स में प्रॉब्लम आ जाए, ओबेसिटी होती है बॉडी में। तो ये थी उसकी एक नॉर्मल पैथोजेनेसिस क्या होती है। अब हम ओबेसिटी को आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद में ओबेसिटी को स्थौल्य रोग या मेदो रोग कहा गया है, और इसकी अगर हम संप्राप्ति की बात करें तो इसमें तीन मतलब मेन संप्राप्ति में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है मेद धातु की अग्नि जो है, यानी मेद धात्वाग्नि वो मंद हो जाना, और दूसरा कारण है कफ की वृद्धि होना, और तीसरी जो संप्राप्ति है वो है वात का अवरोध हो जाना।
तो पहली संप्राप्ति की अगर हम बात करें कि मेद धातु की जो अग्नि है जब वो मंद हो जाती है यानी स्लो डाउन हो जाती है, तो क्या होता है कि मेद धातु और ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी धातु की अग्नि जो उसको पचाने का काम करती है अगर वही मंद हो गई है तो उसका पाचन नहीं हो पाएगा और वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ते चली जाएगी। तो इसको हम अगर मॉडर्न पैथोजेनेसिस में कंपेयर करें तो जो इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन था लिपिड का, उसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड जो संप्राप्ति है वो आयुर्वेद की, वो है कफ धातु की वृद्धि। तो कफ दोष की वृद्धि, कफ दोष कैसे बढ़ता है? देखिए, अगर हम बहुत ज़्यादा स्निग्ध यानी बहुत ऑयली, बहुत ठंडा, बहुत ही ज़्यादा मतलब मधुर यानी मीठा, बहुत ऐसी चीज़ों का खाना मतलब सेवन करते हैं तो इन सब से क्या होगा, या हम दिवाशयन करते हैं यानी दिन में सोते हैं और बहुत ही ज़्यादा सोते हैं, कोई चिंता नहीं करते हैं, मतलब इन सब कारणों से, या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत कम हो, तो इन सब कारणों की वजह से क्या है, कफ दोष जो है वो प्रकोपित हो जाता है, वो बढ़ जाता है। और ये कफ दोष जो है इसके लक्षण जो है वो मेद धातु से मिलते हैं। तो ये क्या करेगा, मेद धातु को बढ़ा देगा, उसका पोषण करेगा, यानी जो चीज़ जिसके समान होगी वो उसको बढ़ाएगी ना। तो कफ दोष जो है वो मेद धातु का पोषण करेगा, उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इस संप्राप्ति को अगर हम मॉडर्न में देखें तो मॉडर्न में जो पहली पैथोजेनेसिस थी, एक्सेस फैट डिपोजिशन, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। और जो तीसरी संप्राप्ति है वो है जब ये कफ दोष और मेद ये दोनों जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, चैनल्स यानी स्रोतस जो है उनका अवरोध कर देते हैं, यानी चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वात जो है वो प्रकोपित हो जाती है। यानी वात क्या प्रकोपित होकर के क्या होगा, उसका जो मूवमेंट है, वात का जो काम है वो रुक जाएगा। यानी हमारे शरीर में कहीं भी मूवमेंट हो किसी भी चीज़ का, वो सब वात की वजह से होता है। तो क्या होगा, जब चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो मतलब मेद धातु जो है वो और ज़्यादा, यानी मेद और कफ ये दोनों बढ़ के जब चैनल्स को ब्लॉक करेंगे और वात को प्रकोपित कर देंगे, तो क्या होगा, वो बढ़ी हुई वात जो है वो उसी कोष्ठ में घूमेगी और वहाँ की जो अग्नि है पहले से जो मौजूद है उस अग्नि को और ज़्यादा बढ़ाएगी। तो पेशेंट जो भी चीज़ें खाएगा उसका फटाफट मतलब बहुत ही फास्ट उसका अब्जॉर्प्शन होगा, मेटाबॉलिज्म उसका जो है तेज़ी से होगा, तो उसको भूख बार बार लगेगी और बार बार प्यास लगती है। तो इस पैथोजेनेसिस को हम अगर कंपेयर करें तो जो सेकेंड थी पैथोजेनेसिस मॉडर्न की, वो लिपिड मोबिलाइजेशन, वो रुक जाता है ना। तो इसमें भी क्या होगा, मोबिलाइजेशन यानी जो सर्कुलेशन है वो वात का रुक गया है। ठीक, तो ये थी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। अब मैं एक ओबीस पर्सन को क्या डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए जिससे कि उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इन्हेंस हो, साथ में उसका जो एक्सेस बॉडी फैट उसकी बॉडी में स्टोर्ड है वो ब्रेक डाउन हो। तो इसके लिए उस डेली रूटीन क्या होना चाहिए उसको मैं शेयर करती हूँ आप सभी लोगों से। तो ओबीस पर्सन को मॉर्निंग में तो उठने की आदत डालनी चाहिए, यानी 4:30 से 5:30 बजे के करीब उसको उठना चाहिए। उठने के बाद फ्रेशन अप हो जाए और उसके बाद में उसको 1 ग्लास गुनगुना पानी उसका इंटेक करना चाहिए। जो पानी है आप इसको सिंपली ना लेकर के इसमें धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन या मेथी, इन 5 अलग अलग चीज़ों को मतलब पानी में उबाल के इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इन 5 चीज़ों को मिक्स करके मतलब हल्का सा भून करके उसको पीस लीजिए और मिक्स करके एक पाउडर फॉर्म में रख लीजिए और 1 चम्मच रोज़ सुबह 1 ग्लास पानी में डाल करके उसको पी लीजिए। इस पानी को पीने के लगभग 10 से 15 मिनट बाद उसको गंडूश धारण करना चाहिए, यानी ऑयल पुलिंग उसको करना चाहिए। और इस सब करने के बाद लगभग 15 मिनट के बाद उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज में क्या कर सकता है वो, सबसे अच्छा तो होता है सूर्य नमस्कार, क्योंकि उसमें सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिससे कि आपकी पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और साथ ही साथ में ओबेसिटी में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इसके अलावा आप आसन जो है जैसे त्रिकोण आसन है, नौका आसन है, अर्ध मध्येंद्रीय आसन है और चक्र आसन है, इन सब का प्रयोग आप कर सकते हैं। इनका बहुत अच्छा रोल होता है। ब्रेकफास्ट लेने से पहले उसको एक ड्रिंक लेनी है, मॉर्निंग में भी खाली पेट और इवनिंग में भी। उस ड्रिंक को मैं वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। उस ड्रिंक को लेने के जस्ट 10 या 15 मिनट बाद उसको अपना ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट हल्का होना चाहिए, जैसे मूंग का चीला है, उपमा है, इडली है या सत्तू पराठा है, इन सबको वो ले सकता है।
और साथ में थोड़ा सा दही ले सकता है और फ्रूट्स का भी इंटेक वो मॉर्निंग में कर सकता है अपने ब्रेकफास्ट में। उसके बाद में लंच जो है उसके दिन की सबसे बड़ी मील होनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो अग्नि है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो लंच में उसको नॉर्मली दाल चावल सब्जी रोटी जो है वो उसका इंटेक कर सकता है, साथ ही में सैलेड हो। और दालों में आप मूंग का दाल जो है, मूंग की दाल, कुलथ और इनका मतलब सेवन करना है। और मतलब हींग और लहसुन इन सब से छौंक के ऐसी दालें होनी चाहिए। और राजमा का भी प्रयोग कर सकते हैं, छोला। मतलब प्रोटीन इंटेक जो है डाइट में वो ज़्यादा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और शुगर का इंटेक इनका कम होना है, लो कैलोरी डाइट होनी चाहिए। और फाइबर और प्रोटीन ये ज़्यादा होना चाहिए, ऐसी डाइट हो। और जो आटा है, आप मक्के का आटा, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब का आटा और चोकर वाला आटा जो है इसका प्रयोग करना है। चावल में पुराना चावल अगर हो तो वो इजीली डाइजेस्ट होता है। और सब्जी तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं सीजनल, उनका यूज़ करना है। और ये हुई लंच की बात। लंच के करने के तुरंत बाद जो है उसको लगभग 15 मिनट तक वज्रासन में बैठना चाहिए। इससे क्या होता है, अग्नि जो है वो और ज़्यादा इन्हांस होती है और डाइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो वज्रासन में बैठने के बाद लगभग 20 मिनट की एक वॉक लेनी चाहिए। लंच करने के बाद उसको अपने रिफ्रेशमेंट में, जो कि 4 से 5 बजे के करीब उसको लेना है, उसमें उसको उसी ड्रिंक को लेना है जो मॉर्निंग में लेनी थी ब्रेकफास्ट से जस्ट पहले। जो ये ड्रिंक जो है वो दालचीनी, अदरक, काली मिर्च और कच्ची हल्दी इससे बनाई जाएगी। और इस ड्रिंक के साथ साथ वो क्या कर सकते हैं, भुने हुए चने जो हैं उनको ले सकता है, या मखाना मूंगफली रोस्ट करके उनको ले सकते हैं, या बादाम और अखरोट, काजू, इन सब का मतलब जो सीड्स हैं, नट्स हैं, और जैसे सनफ्लावर सीड्स हैं और पम्पकिन सीड्स हैं, इन सब, चिया सीड्स हैं, इन सब का जो है यूज़ उस ड्रिंक के साथ में कर सकता है। इसको करने के बाद में जब उसका जो मतलब डिनर का टाइम है वो सनसेट से पहले होना चाहिए, यानी हमेशा उसका डिनर जो है वो 7 बजे से 8 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। और डिनर हल्का होना चाहिए, बहुत ही हल्का, चाहे खिचड़ी हो, दलिया हो, या अगर भूख नहीं है ज़्यादा तो वेजिटेबल्स का सूप भी ले सकते हैं, काली मिर्च और अदरक इन सब का यूज़ करके। उसके बाद में डिनर करने के बाद में और स्लीप उसकी जो है, इसके बीच में लगभग 2 से 3 घंटे का गैप होना मस्ट है। तुरंत डिनर करने के बाद सोना नहीं चाहिए। डिनर करने के बाद में उसको लगभग वज्रासन में बैठना है 15 से 20 मिनट। उसके बाद में उसको लगभग 100 स्टेप्स चलना है, मतलब वॉक करना है। वॉक करने के बाद में ही उसको सोना है ये। और सोने से जस्ट पहले त्रिफला पाउडर जो है वो 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ में उसको ले लेना है। उसके बाद में उसको प्रॉपर अपनी स्लीप पूरी करनी है। सबसे पहले एक पैन लेकर के उसमें 1.5 ग्लास पानी लेंगे। अब इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे और आधे इंच के बराबर कच्ची हल्दी लेकर के उसको इसमें कद्दूकस कर देंगे। इसके बाद इतनी ही अदरक लेकर के उसको भी इसमें कद्दूकस कर देंगे। अब लगभग 1 चुटकी के बराबर काली मिर्च पाउडर लेंगे और उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब सबको एक बार प्रॉपरली मिक्स करके इसको धीमी आंच पे पकाएंगे और जब लगभग 1/4 बचे तब इसको छान करके पी लेंगे। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ओबेसिटी का सॉल्यूशन क्रैश डाइट या सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच है। एक हेल्दी डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल, हर्बल सपोर्ट और मेंटल कंट्रोल, ये सब स्टेप्स को अगर आप अपनी डेली रूटीन में अडॉप्ट करेंगे तो आपका सिर्फ वेट ही लॉस नहीं होगा, बल्कि आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ बूस्टअप होगी, साथ ही साथ में आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।